श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम BSc सेकेंड ईयर बॉटनी के अंदर आपका जो सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर आप लोगों को लास्ट जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें हमने बात की है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सब कुछ आप लोगों ने जिक्र किया है। यानी कि वहाँ तक आपके बॉटनी का जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो पेपर है, उसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपके इस पेपर की जो सेकंड यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब कुछ मैटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं, आपका एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। परिचित है आप लोग इस चीज़ से? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, कौन सी साइट होती है इसकी, क्या कुछ इम्पोर्टेंस आपको इसका देखने को मिलता है, वो सारा आप लोग यहाँ जिक्र करेंगे। तो हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि जितने भी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती है, उनके अंदर प्रकाश, जल तथा CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपली रूप में हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। आपने कहा है, क्या कह रहे हैं कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में जल CO2 के साथ क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है या भोजन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आप लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आप देखेंगे 6CO2 + 12H2O, ये कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, क्योंकि आपको क्या चाहिए? क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये? तो आपने कहा एक तो बन जाएगी C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये सारी की सारी प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि आपने कहा क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में लाइट की प्रेजेंस में क्या चीज़ चाहिए? CO2 और H2O की उपस्थिति में क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है? फोटोसिंथेसिस के नाम से जानी जा रही है। कार्बोहाइड्रेट बन गया, जल के अणु बन गया, ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में रिलीज हो गई। तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रही है, रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में आप लोग और कुछ इसके पॉइंट देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों को ये भी सब कुछ देखने को मिलता है। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानना है। आप लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे अणुओं से
बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो इस कारण से हम लोग क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की एनाबॉलिक रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। अब छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण, भैया आपने क्या काम में लिया है, CO2 काम में ली है, जल का अणु काम में लिया है, और इससे आपने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट का जटिल मॉलिक्यूल बना दिया, C6H12O6 का फॉर्मेशन किया है। तो छोटे छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण किया है। इस कारण से फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रकार की एनाबॉलिक रिएक्शन के रूप में जानी जाती है। आप लोग ध्यान दें तो मोस्टली क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलती है, और ये मेटाबॉलिज्म दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिलता है। एक तो होता है केटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं। वहीं केटाबॉलिज्म में क्या होता है, उस बड़े अणु को फिर से छोटे छोटे अणु के अंदर तोड़ने का काम कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो आप लोग देख रहे हैं कि ये तो एक प्रकार की एनाबॉलिक रिएक्शन है। जबकि हम बात करें कि इस कार्बोहाइड्रेट का हम डाइजेशन करें, रेस्पायरेशन होगा, तो रेस्पायरेशन में ये कार्बोहाइड्रेट फिर से छोटे अणुओं में टूट जाएगा, तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार की केटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर यहां पर प्रकाश ऊर्जा या क्या कहेंगे, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप लोग देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो गतिज ऊर्जा होती है इसको बदल दिया जाता है, किसमें, स्थितिज ऊर्जा के अंदर बदल दिया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के अंदर बदल दिया जाता है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मेन काम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं है। इसका मुख्य काम क्या है कि जो अनुपयुक्त प्रकाश ऊर्जा आप लोगों को देखने को मिल रही है उसको हम लोग क्या कर दें, उपयुक्त रासायनिक ऊर्जा में बदल दें। ये फोटोसिंथेसिस का मेन वर्क जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम कहते हैं कि मेन वर्क क्या है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना इसका मेन वर्क नहीं है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। इसका मेन वर्क क्या है कि जो अनुपयुक्त अनयूजेबल लाइट एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा है उसको हम लोग क्या कर दें, उपयुक्त रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है इसका 90% जो भाग होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का 90% भाग वो किसके द्वारा होता है, वो आप लोग देखेंगे जो जलीय शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनके द्वारा ये कंप्लीट होता है। जलीय शैवालों के द्वारा फोटोसिंथेसिस का 90% भाग जो है वो पूरा होता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि इसका 9% भाग जो है वो आप लोगों को, जो ये अपने होते हैं जंगली पौधे, उनके द्वारा आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। यानी कि 9% भाग जो है वो जंगली पौधों के द्वारा पूरा होता है। और जबकि फोटोसिंथेसिस का 1% भाग जो कि शेष बच गया है ये किसके द्वारा पूरा होता है, फसली पादपों के द्वारा होता है। फसल जो आप लोगों को देखने को मिलती है उनके द्वारा ये कम्प्लीटली होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का 90% भाग किसके द्वारा पूरा होता है, जलीय शैवालों के द्वारा। 9% भाग किसके द्वारा पूरा होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जो जंगली पादप होते हैं उनके द्वारा आप लोगों को पूरा देखने को मिलता है। जबकि 1% भाग जो होता है वो किसके द्वारा पूरा होता है, तो ये जो है फसली पादप जो पाए जाते हैं, क्रॉप प्लांट जो होते हैं उनके द्वारा ये पूरा का पूरा होता है। तो ये सारा का सारा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है, इससे रिलेटेड ये जो जनरल पॉइंट है ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसके आगे, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री की बात की जाती है
तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। आपने कहा हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री की बात की जाती है तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये साइंटिस्ट आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। आप लोग देखेंगे रॉबर्ट हिल, इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एफ ब्लैकमैन, फिर नेक्स्ट एस रूबेन एंड एम कामेन, और नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ओकावा। ये जो साइंटिस्ट है इनका मेन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस साइंटिस्ट का फोटोसिंथेसिस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रॉबर्ट हिल की तो आप लोग देखेंगे कि रॉबर्ट हिल जो है इन्होंने क्या काम किया था कि जो प्रकाश ऊर्जा जो है यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर इन्होंने क्या काम किया है, लाइट रिएक्शन की व्याख्या की है। लाइट रिएक्शन जो होती है वो पूरा का पूरा उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करवाई है, कंप्लीट स्टडी करके। और इस आधार पर जो आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी, उस लाइट रिएक्शन को इनके नाम के आधार पर दूसरा किस नाम से जाना जाता है, हिल रिएक्शन के नाम से, यानी कि लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया। और प्रकाश अभिक्रिया को इनके नाम के आधार पर किस नाम से जाना जाता है, हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट हिल जो है इन्होंने प्रकाश अभिक्रिया की विस्तृत व्याख्या की है। इनके नाम के आधार पर प्रकाश अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं हम एफ ब्लैकमैन के बारे में। आप देखेंगे कि जो एफ ब्लैकमैन हैं इन्होंने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर इन्होंने देखा कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक तो कौन सी होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी प्रकाश अभिक्रिया और जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं आपको कहां पर देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एफ ब्लैकमैन ने क्या कहा कि जो लाइट रिएक्शन होती है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट की प्रेजेंस में होने के कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है, यानी कि ये डार्क में आप लोगों को देखने को मिलती है। इस कारण से इसे इन्होंने क्या कहा है, डार्क रिएक्शन के नाम से भी इसे नॉमिनेट किया है। तो ये सारा का सारा आपको दो प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन में क्या प्रोसेस होती है, वो सारा का सारा आप आगे के क्लासों के अंदर पढ़ेंगे कि इनके अंदर अपन नेक्स्ट जो वीडियो पर चर्चा करेंगे वो सारा का सारा इन रिएक्शन से रिलेटेड ही आप लोगों का मैटर रहेगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एफ ब्लैकमैन ने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश अभिक्रिया और जैव रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इस कारण इसको प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है, जबकि जैव रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं एस रूबेन और एम कामेन, इनका फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री के अंदर क्या योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई आपने फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन देखी है जिसके अंदर आपने कहा 6CO2 + 12 H2O, ये क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा था, और साथ में क्या बन रही थी, आपकी जल और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था। तो ये एक
बात सामने आती है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रही है, जल के अणु से रिलीज हो रही है या कार्बोहाइड्रेट में से निकल कर आ रही है। इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको किसका योगदान देखने को मिलेगा, एस रूबेन और एम कामेन। इन्होंने क्या किया है, एक रेडियो आइसोटोप जो है, रेडियो समस्थानिक जो है उसका उपयोग किया। रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन का इन्होंने काम में लिया है, जिसको इन्होंने नॉमिनेट किया है, ये रेडियो आइसोटोप काम में लिया है। ऑक्सीजन को नॉमिनेट किया हुआ था, O18 मॉलिक्यूल्स के रूप में इसको नॉमिनेट किया हुआ था। और इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करवाई। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करवाई तो इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस के बाद में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वहाँ पर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो नॉमिनेटेड है किससे, इस जो रेडियो आइसोटोप इन्होंने काम में लिया है उससे नॉमिनेटेड है। और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकल कर आती है वो जल के अणु से निकल कर आती है, न कि CO2 के अणु से निकल कर आती है। तो ये किसका योगदान है, एस रूबेन और एम कामेन का। आपको ध्यान रह जाएगा कि यानी कि इन्होंने क्या काम किया है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, जल के अणु से रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या काम कर दिया है कि एक ऑक्सीजन के लिए एक रेडियो आइसोटोप यूज में लिया है और उसकी स्टडी करके ये सिद्ध कर दिया कि डेफिनेटली जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कहाँ से रिलीज हो रही है, आपके जल के अणु से रिलीज हो रही है। क्लियर है, रॉबर्ट हिल का हो गया, एफ ब्लैकमैन का हो गया, एस रूबेन एम कामेन का हो गया। बात करते हैं हम ओकावा। इन्होंने क्या किया है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी यहाँ पर आपको NAD और NADP NADPH2 ये देखने को मिला। यानी कि इन्होंने क्या काम किया है, NADP से NADPH2 के निर्माण की प्रोसेस को शो किया है। अब NADP क्या होता है आगे भी आप लोग पढ़ेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसको आप लोग क्या कह देंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों को सारा का सारा जो है वो आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि किस प्रकार की हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट का योगदान आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सारे इसलिए लिए आप लोगों को काफ़ी सारे नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न जो है वो बनने की संभावना है। तो इन नामों को आप अच्छे से देख लें कि किस साइंटिस्ट के द्वारा क्या कुछ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में योगदान दिया गया। तो ये तो बात थी आपकी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी हम लोगों ने बातें की। फिर नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर आप लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस में ही हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होगा। तो हम महत्व की बात करें या इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो यूज में लिए जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से थे भाई, आपने एक तो CO2 काम में ली थी और एक H2O जो है वो काम में ली थी। इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से आपने क्या बनाया है, कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। आपने क्या बनाया था, C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट आपने बनाया था। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ या भोजन का निर्माण किया जाता है। ये सारा का सारा इसके इम्पोर्टेंस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या काम किया जा रहा है, CO2 का तो यूज किया जा रहा है, यानी कि ये तो काम में ली जा रही है। और क्या काम किया जाता है, O2 जो है वो रिलीज की जा रही है। तो आप लोग देखेंगे कि CO2 को यूज करना, O2 को रिलीज करना, इस काम के कारण से जो वायुमंडल है उसके अंदर दोनों गैसों का जो है संतुलन बना रहता है। ये किस चीज़ के लिए,
इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कि ये सारा काम फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही संपन्न हो पा रहा है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 प्रकार के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपने कह दिया अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है, एक CO2 को यूज किया जा रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देख रहे हैं कि वातावरण के अंदर जो है दोनों गैसों का संतुलन जो है वो बना रहता है, रेस्पिरेशन की क्रियाएं जो है वो कंप्लीटली होती रहती है। तो ये सारा का सारा आपको किस रूप में देखने को मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी किया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स अच्छे से जानते हैं आप लोग, प्रोकैरियोट्स किनको कहते हैं, जिनके अंदर केंद्रक जो होता है वो कम विकसित होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो मोस्टली आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का आप लोगों को पता है इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड पाया जाता है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, प्रिमिटिव प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो क्लियरली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बात करें कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम प्रोकैरियोट के अंदर बात करें तो आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, या तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोमेटोफोर के अंदर, या ये आपको देखने को मिलेगा फोटोसिंथेटिक लेमिली। या तो ये कहाँ पर होता है प्रोकैरियोट में, क्रोमेटोफोर के अंदर होता है, या फिर कहाँ पर देखने को मिलता है, फोटोसिंथेटिक लेमिली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि वहीं पर आप बात करें कि यूकैरियोट के अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो आप लोग देखेंगे कि यूकैरियोट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यानी कि ये सारा काम फोटोसिंथेसिस का कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, एक प्रकार का आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड होता है। और प्लास्टिड का आप पढ़ेंगे आगे कि प्लास्टिड जो है वो मोस्टली आपको किस रूप में देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट भरे हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन कलर को छोड़कर अदर कलर के पिगमेंट भरे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं भरा हो तो हम लोग उसे क्या कह देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा काम यूकैरियोट में कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, जबकि प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्रोमेटोफोर या फोटोसिंथेटिक लेमिलीज पाई जाती है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि यूकैरियोट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है ये मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, लीव्स के अंदर देखने को मिलता है। भाई प्लांट के अंदर जो पत्ती पाई जाती है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है। और लीव्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि भाई हम लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा मीजोफिल टिश्यू। ये जो मीजोफिल टिश्यू है आप लोग देखेंगे कि ये मीजोफिल टिश्यू 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। क्या, पेलिसेड पेरेन्काइमा
और दूसरा स्पंजी पेरेन्काइमा, यानी कि पत्ती के अंदर मोस्टली क्या होता है, अपर एपिडर्मिस और फिर बीच में नीचे की तरफ होती है लोअर एपिडर्मिस। अब ये दोनों के दोनों इसके ऊपर स्टोमेटा किस सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, ये डिफाइन करेगी आपकी लीफ की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, एपिस्टोमेटिक होगी, हाइपोस्टोमेटिक होगी या एस्टोमेटिक होगी या एम्फिस्टोमेटिक होगी। तो दोनों ऊपर की सरफेस आपको एपिडर्मिस के रूप में देखने को मिलती है। बीच का भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा वो क्या है, मेसोफिल टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं पर्ण मध्योतक। ये पर्ण मध्योतक आप लोग देखेंगे कि दो प्रकार के इसके अंदर टिश्यू पाए जा रहे हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा। आप लोग देखेंगे कि पेलिसेड पेरेन्काइमा ये क्या होती है, खंबे के आकार की सेल्स होती है, जिनके अंदर आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है तो ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। वहीं आप लोग देखेंगे स्पंजी पेरेन्काइमा, ये गोलाकार या अंडाकार या फिर बहुभुजाकार आकार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो पेलिसेड पेरेन्काइमा की तुलना में आपको कम देखने को मिलता है। तो इस कारण से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कम देखने को मिल रहा है। जबकि पेलिसेड पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, यूकैरियोट्स में क्या होती है। यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या एक प्रकार का प्लास्टिड है। और आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो प्लांट है उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर देखने को मिलता है। लीफ के अंदर मेसोफिल टिश्यू के अंदर होता है, और मेसोफिल टिश्यू में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, पेलिसेड पेरेन्काइमाओं के द्वारा फोटोसिंथेसिस का काम किया जाता है। तो ये सारा का सारा मैटर हो जाता है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद में आप लोगों को जिक्र करना है कि हम लोग बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी प्रकार की रिएक्शन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, साथ ही आपने पढ़ा है कि किस प्रकार की रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट का योगदान आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और साथ ही आप लोगों ने देखा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है, वो सब कुछ आप लोगों ने जाना है। और आई थिंक यहाँ तक का मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन होता है एग्जैक्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूकैरियोट में ये होती है और प्रोकैरियोट में ये होती है। थैंक यू।